हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आइए अपने इस चैप्टर डायरेक्टिंग के 5th वीडियो पे चलते हैं। इससे पहले जो हमारे 4 वीडियोस आए उसमें हमने क्या क्या किया है, उसमें हमने डायरेक्टिंग की इंट्रोडक्शन की है, फीचर्स की है, सुपरविजन के बारे में पढ़ा है, मोटिवेशन के बारे में पढ़ा है, मोटिवेशन के फीचर्स, उसके नीड हायरार्की थ्योरी, उसका प्रोसेस और उसके हमने इंसेंटिव्स के बारे में पढ़ा है। तो उसके साथ ही हमारे उन 4 वीडियोस के साथ हमारे 2 एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग खत्म हो जाते हैं। डायरेक्टिंग का सुपरविजन खत्म हो जाता है और दूसरा हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, इस वीडियो में हम अपने थर्ड एलिमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है लीडरशिप। और ये जो एलिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके केस स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टॉपिक पे बहुत बार केस स्टडीज आई है और बहुत अच्छी केस स्टडीज बन सकती है। तो आइए अपने इस टॉपिक को, लीडरशिप को पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लीडरशिप को समझना चाहते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस टर्म का जो ये मतलब है, ये जो लीडरशिप है, इसमें ये जो है लीडर, ये कौन है। तो लीडर कौन होता है, हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स है, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स के। मोदी साहब है, अटल बिहारी वाजपेयी है, और भी बहुत अच्छे अच्छे हमारे पास एग्जांपल्स है। तो हमारे पास एग्जांपल्स तो है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि लीडर कौन होता है। तो लीडर पर बच्चों उस इंसान को कहा जाता है जो कि जिसके अंदर ये क्षमता होती है कि वो एक ग्रुप ऑफ पीपल, वो अपने फॉलोअर्स को एक दिशा दिखा सके, उनको एक गाइड कर सके, उनको एक राह दिखा सके जिसपे वो लोग अपने आप चले और अपनी मंजिल तक पहुंचे। हमें यहाँ पे एक चीज को समझना है कि लीडर उस इंसान को नहीं कहा जाता जो लोगों का हाथ पकड़ के खींच के लेके जाए। अगर कोई इंसान लोगों का हाथ पकड़ के खींच के लेके जाता है तो वो एक अच्छा लीडर नहीं है, वो एक डिक्टेटर है। लीडर वो इंसान को कहा जाता है जो लोगों में इस तरीके की भाव को भर दे, इस तरीके की एनर्जी भर दे कि लोग खुद ब खुद मोटिवेट हो, लोग खुद ब खुद एंथुसियास्टिकली खुद ब खुद अब आगे बढ़े अपने गोल को अचीव करने के लिए। लीडर का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, लीडर का काम है अपने फॉलोअर्स को गाइड करना, उसको एक दिशा दिखाना, उसको एक रास्ता दिखाना, उसको पकड़ के चलाना, अपने फॉलोअर्स को पकड़ के चलाना नहीं है। लीडर को अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को चेंज करना है, अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना है, जिससे कि वो खुद ही आगे बढ़ने को तैयार हो, आगे इनफैक्ट आगे बढ़ना शुरू करे। तो अगर मैं लीडरशिप की डेफिनेशन की, तो लीडर ये हो गया। तो लीडरशिप का क्या मतलब हुआ, इस प्रोसेस को जो एक लीडर करता है। तो लीडरशिप का अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो देखिए, लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। इस चीज को देखिए बच्चों, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली। इसका क्या मतलब हुआ कि वो खुद ही अपने गोल की तरफ बढ़े, बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। तो लीडरशिप का क्या मतलब हुआ, लीडरशिप का मतलब हुआ वो तरीका जिससे कि आप अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, सो दैट वो खुद ब खुद ही आगे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने के लिए बढ़े। तो लीडरशिप का क्या मतलब हुआ, लीडरशिप की डेफिनेशन को एक बार फिर से रीड करते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. एक बार फिर से बोलते हैं, it can be defined as a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. Sorry, एक बार फिर से बोलते हैं, leadership can be defined as a process of influencing the behavior of of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. एक बार फिर से बोलते हैं, leadership can be defined as a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. एक बार फिर से बोलते हैं, leadership can be defined as a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. तो अब हम देखते हैं लीडरशिप की कुछ फीचर्स। बच्चों ये जो फीचर्स है ये इतने ही है, इसके ना तो हमें कोई हेडिंग्स करनी है, ना ही हमें इसकी कोई डिटेल्स करनी है। इनफैक्ट ये एक ऐसा टॉपिक है जो हम जनरली वी टेंड टू इग्नोर इट। बट अगेन जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एमसीक्यूज के आने की वजह से ये जो छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम पहले इग्नोर कर देते थे, अब हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। और ये छोटी चीजें इनफैक्ट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल बन जाती है, क्योंकि वहां पे फिल इन द ब्लैंक्स की तरीके से आ जाएगा, दैट इंडिकेट्स दैट एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे लीडरशिप की बात हो रही है। तो बेसिकली अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज।
तो जल्दी से देखते हैं कि एक बार फीचर्स क्या है। सबसे पहले रिवर्स से शुरू करते हैं। सबसे पहला फीचर, हमें पता है लीडरशिप एक वन टाइम प्रोसेस नहीं है, इनफैक्ट ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ये हमेशा चलता रहेगा, ऐसा नहीं है कि एक बार हुआ काम खत्म हो गया। दूसरा, आइए इधर, लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर। तो लीडरशिप एक बेसिकली ये बताता है एक अच्छा लीडर वो है जिसके अंदर क्षमता होती है कि वो अपने फॉलोअर्स के एटीट्यूड में, उनके बिहेवियर में कुछ चेंज ला सके, उनकी सोच में कुछ चेंज ला सके। तो इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, इट इंडिकेट्स द इट ट्राइज टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉइज। तो एक लीडरशिप, एक अच्छा लीडर उसको माना गया है जो अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को नेगेटिव से पॉजिटिव कर सके, उनको उनके अंदर एक एटीट्यूड चेंज कर सके, उनके एटीट्यूड को एक पॉजिटिव एटीट्यूड में बदल सके। इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द लीडर एंड द फॉलोअर, कि किस तरीके का रिलेशंस है फॉलोअर्स और लीडर्स के बीच में, ये लीडरशिप बताता है। एंड लीडरशिप क्यों की जाती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में एक लीडरशिप की जरूरत ही क्यों पड़ती है? इट इज डन टू अचीव द कॉमन गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कॉमन गोल्स को अचीव करने के लिए लीडरशिप को एक्सरसाइज किया जाता है। बच्चों ये एंड ये तीन जो फीचर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज से, क्योंकि वहां क्वेश्चन आ जाता है। डैश इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर, तो आपको पता होना चाहिए लीडरशिप। इट डैश ट्राइज टू ब्रिंग अ चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, तो आपको पता होना चाहिए। इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन लीडर्स एंड फॉलोअर्स, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो केस स्टडी इस तरीके से होगी दैट मिस्टर एक्स is working in the organization and he maintains very good interpersonal relations with the his subordinates। तो फिर ऐसी कुछ बात होगी तो आपको एक इंडिकेशन मिल गया कि यहाँ पे लीडरशिप की बात हो रही है, तो आगे का जो केस है आपको पता चल जाएगा कि वो लीडरशिप के बारे में बात कर रहे हैं। या ऐसा हो सकता है दैट मिस्टर एक्स इज अ वेरी गुड सुपीरियर, ही हैज एन एबिलिटी ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल या चेंजिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल, तो भी आपको इंडिकेशन मिल गई कि ये केस कहीं ना कहीं लीडरशिप की तरफ हमारा को पॉइंट कर रहा है। तो एक बार फिर से डेफिनेशन देखते हैं दैट लीडरशिप कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली towards the achievement of organizational goals। तो आइए इतना रीड करते हैं पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो कम टू पेज नंबर 7.10, लीडरशिप की डेफिनेशन को मार्क करेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल बाय मेकिंग देम स्ट्राइव वॉलंटरीली टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, डेफिनेशन बस इतनी ही है। इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस विद हिज फॉलोअर्स। अब आइए फीचर्स पे, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने लिखा हुआ भी है कि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज। देखिए है इतने से 5 लाइन के ही है, निक्के से ही, लेकिन ये 5 मार्क्स बन सकते हैं आपके पेपर में। तो आइए, इट इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू इन्फ्लुएंस अदर्स, अंडरलाइन करिए एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। इट ट्राइज टू ब्रिंग चेंज इन द बिहेवियर ऑफ अदर्स, अंडरलाइन करिए चेंज इन द बिहेवियर। तीसरा, इट इंडिकेट्स द इंटरपर्सनल रिलेशंस बिटवीन द लीडर्स एंड फॉलोअर्स, अंडरलाइन करिए इंटरपर्सनल रिलेशंस। फोर्थ, इट इज एक्सरसाइज टू अचीव द कॉमन गोल्स, अंडरलाइन करिए एक्सरसाइज टू अचीव कॉमन गोल्स। एंड फिफ्थ, इट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, अंडरलाइन करिए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ये अभी हमारी एक इंट्रोडक्शन थी लीडरशिप के बारे में, हमने लीडरशिप की डेफिनेशन देखी, हमने लीडरशिप के फीचर्स देखिए। अब हम आगे बढ़ने जा रहे हैं और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज लीडरशिप स्टाइल्स। हमारे 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस्लेटिव। वो हमें 3 लीडरशिप स्टाइल्स करने हैं। लेकिन उससे पहले, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, एक बार इस वीडियो को रिवाइंड करिए, जितना अभी तक हमने किया है इसको एक बार अच्छे से याद करिए, तभी आगे बढ़िएगा। ओके बच्चों, तो अभी तक हमने इस वीडियो में क्या कवर किया है, इसमें हमने वो कवर किया है लीडरशिप की डेफिनेशन, और हमने देखा लीडरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं। आई होप आपने उसको अच्छे से मार्क कर लिया होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि एक एक फीचर आपका 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। तो आगे चलते हैं आप इस वीडियो में अपने और देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें से, क्योंकि लीडरशिप जो हमारा टॉपिक है उसमें ज़्यादा हमें करना ही नहीं है, हमारा बस यही एक टॉपिक है लीडरशिप स्टाइल्स। तो आइए देखते हैं लीडरशिप स्टाइल क्या होता है। देखो बच्चों, जब एक लीडर अपने फॉलोअर्स के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है, तो खुद भी तो वो एक तरीके का बिहेवियर रिफ्लेक्ट करता होगा ना, खुद भी तो एक तरीका होगा उसका, खुद भी तो उसका एक पैटर्न होगा, जिस तरीके से वो लोगों से बात करता होगा, जिस तरीके से वो लोगों को मोटिवेट करता होगा, उनको इन्फ्लुएंस करता होगा, उनको गाइड करता होगा। तो वो जो बिहेवियर पैटर्न है जो एक लीडर रिफ्लेक्ट करता है, एक लीडर पर्सोनिफाई करता है, जब वो अपना ये रोल प्ले कर रहा है अपने फॉलोअर्स को गाइड करने का, दैट इज नोन एज योर लीडरशिप स्टाइल। तो व्हाट इज द लीडरशिप स्टाइल? It refers to the
behavior pattern. It refers to the behavior pattern which the leader reflects in his or her role while influencing the behavior of his followers. तो एक लीडर का जो स्टाइल है, जिसके जरिए वो अपने लोगों का मार्गदर्शन करता है, उनको गाइड करता है, उनको इन्फ्लुएंस करता है, उनको मोटिवेट करता है, दैट इज योर लीडरशिप स्टाइल. और लीडरशिप स्टाइल जो है दैट डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं. देखिए एक बार फिर से लीडरशिप स्टाइल की डेफिनेशन देखते हैं. व्हाट इज लीडरशिप स्टाइल? इट रेफर्स टू द बिहेवियर पैटर्न व्हिच द लीडर रिफ्लेक्ट्स इन हिज और हर रोल व्हाइल इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ हिज followers. एक बार फिर से देखते हैं. लीडरशिप स्टाइल refers to the behavior pattern which the leader reflects in his or her role while influencing the behavior of his followers. एक बार फिर से देखते हैं. लीडरशिप स्टाइल refers to the behavior pattern which the leader reflects in his or her role while influencing the behavior of his followers. तो लीडरशिप जो स्टाइल है वो एक किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ये हम अब देखने जा रहे हैं. सबसे पहले तो वो डिपेंड करता है उस सिचुएशंस में जिसमें वो लीडर एंड फॉलोअर्स डील कर रहे हैं. मान लीजिए सिचुएशंस बड़ी नॉर्मल है, बड़ा सब कुछ आराम से चल रहा है, नॉर्मल चल रहा है, कोई इमरजेंसी की सिचुएशन नहीं है, कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, जैसा रूटीन होता है वैसा ही चल रहा है. तो हो सकता है लीडर अपने फॉलोअर्स के साथ डिस्कशन करके ही सारे डिसीजंस ले और मेजॉरिटी से सारे डिसीजंस ले. तो हो सकता है वो एक अपने मतलब सबकी रजामंदी से डिसीजंस ले. लेकिन ऐसी भी सिचुएशंस अराइज हो सकती है जहां पे इमरजेंसी आ गई है. अगर हम सबके सजेशंस लेने लग जाएंगे तो बहुत मुश्किल हो सकती है, बहुत टाइम निकल सकता है. तो हो सकता है लीडर को ऑटोक्रेटिक बनना पड़े, लीडर को मतलब डिक्टेटर तरीके से बिहेव करना पड़े और वो बोले बस जो मैं बोल रहा हूं वही करना, आप अपना दिमाग मत लगाइए. तो इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशंस सबसे पहले. दूसरा वो डिपेंड करता है कि एक लीडर किस तरीके से बिहेव करेगा, मतलब वो लोगों के साथ चलेगा या लोगों को डिक्टेट करेगा. ये सब चीजें डिपेंड करती है. दूसरा फैक्टर क्या है हमारा? नेचर ऑफ टास्क, किस तरीके का काम है. अगर काम इस तरीके का है कि उसमें सबऑर्डिनेट्स की ज्यादा नॉलेज ही नहीं है तो आप सबऑर्डिनेट से सजेशन मांग भी लोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको वहां पे खुद ही डिसीजंस लेने पड़ेंगे. लेकिन अगर काम इस तरीके का है कि सबऑर्डिनेट्स की पूरी नॉलेज है, सबऑर्डिनेट्स अच्छे आपको सजेशंस दे सकते हैं, तो हो सकता है आप उनसे सजेशंस इनवाइट कर सकते हैं. तो सेकंडली इट विल डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द टास्क. जो काम है उस पर भी वो डिपेंड करेगा. तीसरा ये डिपेंड करेगा कि आपके फॉलोअर्स कैसे हैं. आपके फॉलोअर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, क्या वो इस लायक है कि वो इनिशिएटिव ले सके, क्या वो इस लायक है कि वो खुद चल सके, वॉलंटरली अपने काम को कर सके. तो इन सब चीजों पे भी डिपेंड करेगा कि आप क्या लीडरशिप स्टाइल अपने फॉलोअर्स के साथ लगाते हो. एंड फाइनली किस पे डिपेंड करेगा कि लीडर की खुद की फिलॉसफी क्या है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है. क्योंकि जैसे कहते हैं ना, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वैसे लीडर भी तो कभी फॉलोअर था. और जब लीडर फॉलोअर रहा हुआ तब उसका भी तो उसके साथ भी तो उसके लीडर ने एक पर्टिकुलर तरीके से बिहेव किया होगा. तो वो क्या तरीका था, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा जब वो फॉलोअर था, उसको क्या गलत लगता था, उसको क्या सही लगता था. देखो अगर मेरे को पर्टिकुलरली जब मैं स्टूडेंट था तो मुझे टीचर की एक चीज अच्छी नहीं लगती, लेट अस अज्यूम. तो जब मैं टीचर बनूंगा तो मैं कभी भी वो चीज अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी ना करूंगा. जो चीज मुझे खुद सही नहीं लगती थी, मेरे को जब मैं स्टूडेंट था, जब मैं आप स्टूडेंट के फेस में था और जो मुझे चीज सही नहीं लगती थी तो मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ थोड़ी ना वो चीज करूंगा. तो वैसे ही अगर एक लीडर जब एक फॉलोअर था और उसको एक पर्टिकुलर चीज सही नहीं लगती थी तो वो कभी भी उस चीज को अपने फॉलोअर्स के साथ नहीं करेगा. तो उसकी खुद की फिलॉसफी क्या है, उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसकी अपब्रिंगिंग कैसी रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा कि उसका लीडरशिप स्टाइल कैसा होएगा. तो इन दोनों चीजों के बाद अब जो हमें पढ़ना है वो देखना है कितने लीडरशिप स्टाइल्स हमारे कोर्स में है. तो हमारे कोर्स में जो लीडरशिप स्टाइल्स है वो 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स है. पहले देखते हैं उनके नाम क्या क्या है. आप देखेंगे कि तीनों लीडरशिप स्टाइल्स के 3 नाम है, मतलब बेसिकली 3 लीडरशिप स्टाइल्स के 3 नाम है. तो हमें 9 नाम याद करने हैं. सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल है उसको हम कहते हैं अथॉरिटेटिव, दूसरा नाम ऑटोक्रेटिक और तीसरा नाम बॉस सेंटर्ड. आपको काफी कुछ समझ आ रहा होगा इस जो मैंने यहाँ पे ग्रीन से लिखा हुआ है, इससे आपको काफी कुछ समझ आ रहा होगा इस लीडरशिप स्टाइल के बारे में. जो दूसरा लीडरशिप स्टाइल है वो हमारा है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जिसका दूसरा नाम पार्टिसिपेटिव होता है और तीसरा नाम उसका ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल होता है. और जो तीसरा है हमारा लेजिस्फियर, जिसका नाम सेकंड नाम फ्री रीन होता है और तीसरा नाम होता है सबऑर्डिनेट सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल. तो एक एक लाइन में मैं अगर आपको बताऊं कि लीडरशिप स्टाइल है क्या, तो सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है जहां पे जो लीडर होता है, अभी हम इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे इसलिए मैं अभी बस आपको एक एक लाइन में बता रहा हूं. अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल होता है जहां पे जो लीडर होता है उसको अपने फॉलोअर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं होता. उसको लगता है कि उसके फॉलोअर्स किसी भी लायक नहीं है,
इसलिए वो सारे डिसीजंस खुद लेता है और उनके ऊपर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करता। अथॉरिटेटिव, ऑटोक्रेटिक, और तभी इसका नाम बॉस सेंटर्ड पड़ा है, क्योंकि सारी की सारी डिसीजन मेकिंग किसके आसपास घूमती है? बॉस के आसपास ही रहती है। दूसरा जो लीडरशिप स्टाइल है हमारा, डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, इसमें जो हमारा लीडर है उसको अपने फॉलोअर्स पे ट्रस्ट है, उनकी कैपेबिलिटीज पे उसको भरोसा है, इसलिए वो कोई भी जो डिसीजन लेता है वो सबकी मर्जी से लेता है और वो एक मेजॉरिटी के साथ ही चलता है। तो डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल या पार्टिसिपेटिव, और उसका दूसरा नाम क्या हो गया? ग्रुप सेंटर्ड। ग्रुप सेंटर्ड से समझ आ ही रहा है कि सारे डिसीजन जो भी हम ले रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में वो मेजॉरिटी बेसिस पे ही लिए जा रहे हैं। और अब तीसरा लीडरशिप स्टाइल का है जो कि क्या है हमारा, फ्री रेन या रेजिस्ट्रेयर। ये एक ऐसा लीडरशिप स्टाइल है जहां पे जो हमारा लीडर है उसको अपने सबऑर्डिनेट्स पे पूरा ट्रस्ट है, उसको लगता है कि उसके सबऑर्डिनेट्स बहुत इफेक्टिव है, एफिशिएंट है, बहुत ज्यादा काम करना चाहते हैं, इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, बहुत ज्यादा लायक है, मतलब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, तो वो उनके ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करता है और सारे डिसीजन मेकिंग पावर अपने सबऑर्डिनेट्स पे छोड़ देता है। तो ये कौन सा लीडरशिप स्टाइल हो गया? ये हो गया लेजिस्फेयर, फ्री रेन या फिर सबऑर्डिनेट सेंटर्ड। क्यों उसको सबऑर्डिनेट सेंटर्ड कहा जाता है? क्योंकि सारे डिसीजन मेकिंग जो पावर है एक लीडर अपने सबऑर्डिनेट्स को दे देता है। तो आइए पहले हम इतना रीड करते हैं अपने नोट्स में से और फिर हम एक एक करके तीनों लीडरशिप स्टाइल्स को पढ़ना शुरू करेंगे। तो कम टू पेज नंबर 7.10, लीडरशिप स्टाइल की डेफिनेशन पे चलते हैं। मैंने सारा का सारा यहाँ लिखा हुआ भी है। लीडरशिप स्टाइल रेफर्स टू द बिहेवियर पैटर्न व्हिच द लीडर रिफ्लेक्ट्स in his or her role while influencing the behavior of while influencing the followers is known as leadership style. तो आगे चलते हैं। Leadership style depends upon the situations, the nature of task, type of followers, leaders, philosophy, personality, etc. On the basis of this, how leaders use their power, leadership styles can be classified into 3 categories. यहाँ पे आप देखोगे मैंने एक एक नाम लिखे हुए। आई वुड रिक्वेस्ट कि आप ये अभी वीडियो को पॉज करके सबके आगे 3-3 2-2 नाम और लिखिए। तो बेसिकली सबके आपको 3-3 नाम यहीं पे लिख लीजिए आप एक बार। तो एक बार उन्होंने ये भी बता रखा है कि छोटा सा केस है नीचे, इसको ये जो लिखा हुआ केस है इसके नीचे लेफ्ट में एक लाइन लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग केस स्टडीज। तो इसको हम पढ़ेंगे, इससे हमें समझ आएगा कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन में केस बात हो रही है वो कौन सी लीडरशिप स्टाइल की बात हो रही है। तो आइए, a leader may use all styles over a period of time, but one style tends to predominate as his normal way of using power. For example, Mr. Ulhas, the CEO of I Create India, distributes the work for the month. He delegates the work to his staff Ranju, Anjana, Geeta, Dinesh as per his discretion. तो मेरे को बताइए, अब आप मेरे को बताइए कौन सा लीडरशिप स्टाइल है ये? आपको बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। इसका यहाँ पे कौन सा लीडरशिप स्टाइल लग रहा है? अथॉरिटेटिव या ऑटोक्रेटिक, क्योंकि एक लाइन है जिससे हमें इंडिकेशन या हिंट मिल गया, उसको अंडरलाइन करिए। ही डेलीगेट्स द वर्क, यहाँ पे लिखा ना एज पर हिज डिस्क्रिशन, तो वो अपनी सोच से काम दे रहा है, किसी से नहीं पूछा भाई तू क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, तेरे को क्या करना है, बस अपने आप देख लिया कि तू इस लायक है, तू इस लायक है, तू इस लायक है, तू इस लायक है। तो एज पर हिज डिस्क्रिशन को अंडरलाइन करिएगा। तो आगे चलते हैं। इज बिहेविंग एज एन ऑटोक्रेटिक लीडर। Mr. Ulhas has realized that due to the absence of Miss Geeta absent है, the work will not get over as scheduled. He discusses this with his staff members to meet the deadline. Everybody decided to do overtime and plan to stay back accordingly. अब मेरे को बताइए किस तरीके से वो मिस्टर उल्लास वर्क कर रहे हैं, किस तरीके से वो लीड कर रहे हैं? क्योंकि वो डिस्कस कर रहा है और सबके हिसाब से डिसीजन ले रहा है। He is acting as a democratic leader. तो अंडरलाइन करिए, he discusses से लेके he discusses with his staff members to meet the deadline. Everybody decided to stay back accordingly. तो ये पूरी लाइन से हमें पता चल रहा है that he is acting as a democratic leader. And तीसरा, the staff plans to organize a party in honor of Miss Geeta as she gets promoted. Mr. Ulhas asked the staff members to fix the venue and menu for the occasion. अब देखिए, उसने कुछ अपना बोला, इन्होंने कहा, उसने अपने फॉलोअर्स को कहा, अपने सबऑर्डिनेट्स को कहा, जहां फिक्स करनी है मीटिंग आप खुद करो, जो वेन्यू है जो मेन्यू है वो आप खुद फिक्स करो, मुझे आपके ऊपर पूरा भरोसा है। तो ये क्या हो गया? दिस इज शोइंग कि वो उनके ऊपर अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर पूरा ट्रस्ट करता है एंड इज एक्टिंग एज अ लेजिस्लेटिव लीडर। तो इज एक्टिंग एज अ फ्री रेन लीडर, अंडरलाइन करिए। ही आस्क्ड द अदर मेंबर्स ऑफ द स्टाफ टू फिक्स द वेन्यू एंड द मेन्यू फॉर द ओकेजन। अब अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओगे तो एक डायग्राम देखोगे। इस डायग्राम पे मैंने कुछ सर्कल्स से बताया है कि तीनों लीडरशिप स्टाइल्स कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। देखो, मैंने 6 सर्कल्स बनाए। पहले ऊपर के जो 3 सर्कल्स है वो लीडर्स है और जो नीचे के 3 सर्कल्स है वो एम्प्लॉइज है, सबऑर्डिनेट्स है। अगर मैं ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल की बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके आसपास घूम रही है? लीडर के आसपास घूम रही है। अगर मैं पार्टिसिपेटिव की बात करूँ तो डिसीजन मेकिंग पावर किसके आसपास घूम रही है? दोनों के आसपास घूम रही है। और अगर मैं फ्री रेन की बात करूँ तो लीडरशिप जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो सबऑर्डिनेट्स के पास है या एम्प्लॉइज के पास है। तो ये जो आउटर सर्कल है ये बता रहे हैं डिसीजन मेकिंग पावर किसके साथ है। तो इससे हमें पता चलता है कि
कौन सा लीडरशिप स्टाइल हमारा फॉलो हो रहा है। तो बच्चों अब हमने बेसिक देख लिया कि लीडरशिप स्टाइल क्या होता है, वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है और क्या 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल है। अब हम एक एक करके एक एक लीडरशिप स्टाइल को उठाएंगे। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पॉज करके पीछे का भी जो मैंने ये करवाया है 9-10 मिनट का, उसको एक बार फिर से सुनिएगा, तभी आगे बढ़िएगा। ओके बच्चों, तो अभी इससे पहले हमने कौन सा टॉपिक किया था, हमने लीडरशिप स्टाइल्स की डेफिनेशन देखी थी। हमने ये देखा था कि एक जो लीडर है, जो वो स्टाइल कोई भी स्टाइल जो अपनाता है वो किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, तो हमने वो देखा था। और उसके बाद हमने 3 तरीके के लीडरशिप स्टाइल्स के नाम देखे थे, जो कि अथॉरिटेटिव था, डेमोक्रेटिक था और लेजिस्फियर था। अब हम उसको में से एक लीडरशिप स्टाइल, सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल को डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे आपको पता है कि हर लीडरशिप स्टाइल के 3 नाम होते हैं, तो वैसे ही अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल के भी 3 नाम हैं। अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल को हम अथॉरिटेटिव लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हैं, ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हैं एंड बॉस सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी कह सकते हैं। अब हमें पढ़ना क्या है, हमें हर लीडरशिप स्टाइल की 4 चीजें पढ़नी है। हमें पढ़ना है उनके फीचर्स, हमें पढ़ने उनकी सूटेबिलिटी, हमें पढ़ने उनके एडवांटेजेस एंड उनके डिसएडवांटेजेस। तो हमें हर लीडरशिप स्टाइल की 4 चीजें पढ़नी है, सूटेबिलिटी, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड फीचर्स, और ऑब्वियसली डायग्राम तो हमें पता ही होना चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे आता है हम उसकी बात करते हैं। तो आपके सामने एक केस स्टडी आएगी और उसमें आपको आइडेंटिफाई करने को आ जाएगा कि कौन से लीडरशिप स्टाइल यहाँ पे जो मैनेजर है वो कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपना रहा है। तो आपको, जैसे हमने इससे पहले एक स्टोरी भी पढ़ी थी जिससे हमें पता चल गया था कि लीडरशिप स्टाइल्स को कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो आइए अब एक लीडरशिप स्टाइल को डिटेल में पढ़ते हैं, इससे हमारे को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी आइडेंटिफिकेशन में कि कौन सा लीडरशिप स्टाइल हमारा कैसे वर्क करता है। तो आइए, सबसे पहला लीडरशिप स्टाइल, तो इसके बारे में अभी आप सिर्फ मेरे जो मैं बोल रहा हूं उसको सुनिएगा। ये अथॉरिटेटिव लीडर एक ऐसा लीडर होता है जिसका अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता। उसकी ये सोच होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट्स सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं और सिक्योरिटी के लिए काम करते हैं। उनका काम करने की कोई इच्छा नहीं है, कोई मन नहीं है, कोई वो अपनी डेवलपमेंट के बारे में नहीं चाहते हैं। अब एक बात बताइए, अगर मैं आपके बारे में ऐसी सोच रखूंगा कि आप सिर्फ आप सिर्फ पैसे के लिए काम करते हैं, आप खुद काम नहीं करना चाहते, तो ऑब्वियसली मैं आपके ऊपर क्या रखूंगा, स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखूंगा और सुपरविजन रखूंगा। क्योंकि मुझे लगता है, मेरी ऐसी सोच है कि जैसे अगर मैं इधर उधर हुआ तो आप बेकार की बातों में लग जाओगे, क्योंकि आप काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ टाइम पास करने यहाँ पे आए हो, आप सिर्फ पैसे के लिए यहाँ पे आए हो। तो मैं ऐसी सोच रखता हूं। मैं आपसे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं करना चाहता, मैं आपकी कोई सजेशन नहीं मांगता, मैं आपसे कोई कम्युनिकेशन नहीं चाहता, मैं आपको सिर्फ ऑर्डर्स देता हूं। तो सारी की सारी जो भी कम्युनिकेशन होगी लीडर एंड फॉलोअर के बीच में, वो कम्युनिकेशन वन वे होगी एंड दैट टू डाउनवर्ड, सिर्फ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन होगी, अपवर्ड कम्युनिकेशन का कोई स्कोप नहीं रहता। मैं जो भी डिसीजन लेता हूं वो सारे के सारे डिसीजंस मैं खुद लेता हूं, इसलिए यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग है, सारे डिसीजन लीडर खुद लेता है बिना कंसल्ट करे अपने सबऑर्डिनेट्स को। मैं आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखता हूं, मैं आपके ऊपर स्ट्रिक्ट वॉच रखता हूं और स्ट्रिक्ट सुपरविजन रखता हूं। तो ये हमारे कुछ फीचर्स है इस उसको लेके, इस लीडरशिप स्टाइल को लेके, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, स्ट्रिक्ट सुपरविजन, वॉच, वन वे कम्युनिकेशन, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग, ये हमारे कुछ इसके लीडरशिप स्टाइल के कुछ फीचर्स है। अब हम देखते हैं कि क्या ये लीडरशिप स्टाइल आज के टाइम पे सूटेबल है। तो अगर हम इसकी सूटेबिलिटी की बात करें तो ये लीडरशिप स्टाइल वहां सूटेबल है जहां पे जो हमारे फॉलोअर्स है वो बहुत ज्यादा इनिशिएटिव लेने के लिए आगे नहीं बढ़ते, वो अपनी डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते, वो बहुत रिलक्टेंट है रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए। वो इस तरीके के है कि उनको जॉब दे दिया जाए तो वो जॉब कर देंगे, काम दे दिया जाए तो वो काम कर देंगे, लेकिन वो खुद कोई काम नहीं लेंगे, खुद कोई काम नहीं करना चाहते। तो वो एजुकेटेड नहीं है, वो कल्चर्ड नहीं है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, वो सिर्फ एक अपना काम जो भी दोगे वो करने के लिए तैयार है, बस अपना दिमाग नहीं लगाना चाहते। तो ये लीडरशिप स्टाइल जब हमारे ऐसे फॉलोअर्स हो तब तो ये लीडरशिप स्टाइल चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो आज ये लीडरशिप स्टाइल अपनी चार्म खो रहा है, अपना वो जो इंपॉर्टेंस है उसको खो रहा है, क्योंकि आज लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करते। आज लोग जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने आते हैं वो अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट और अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये लीडरशिप स्टाइल उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट नहीं है जितना ये कुछ टाइम पहले हुआ करता था।
अब हम बात करते हैं इस लीडरशिप स्टाइल के एडवांटेजेस की। तो ये लीडरशिप स्टाइल एडवांटेजेस है उस टाइम पे जब हमें बहुत क्विक डिसीजंस लेने हैं, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में हाई प्रोडक्टिविटी सिर्फ और सिर्फ यही लीडरशिप स्टाइल निकलवा सकता है, क्योंकि यहाँ पे फिर डिस्कशन नहीं होती। जो भी डिसीजन एक मैनेजर या लीडर लेता है वही हम इंप्लीमेंट करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिसीजन हमेशा सही होएगा या गलत होएगा, लेकिन हाँ डिसीजन होएगा, जल्दी डिसीजन होएगा, उस पर काम होना शुरू हो जाएगा। तो एट द टाइम्स ऑफ इमरजेंसी यही लीडरशिप स्टाइल है जो क्विक प्रोडक्टिविटी निकलवा सकता है, और यही लीडरशिप स्टाइल है जो क्विक डिसीजन मेकिंग में मदद करता है। तो एडवांटेजेस हमारी दो हो गई, एक तो क्विक डिसीजन मेकिंग, और दूसरी एडवांटेज हो गई कि इन द टाइम ऑफ इमरजेंसी दिस इज द ओनली लीडरशिप स्टाइल जो हमारे को प्रोडक्टिविटी दे सकता है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं। तो सबसे पहले डिसएडवांटेज तो ये है कि इसमें सबऑर्डिनेट्स का ट्रू पोटेंशियल बाहर नहीं आता, उनका हिडन टैलेंट बाहर नहीं आता, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिलता आगे बढ़ने का, पहला। दूसरा, कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो हमारे सबऑर्डिनेट्स है वो फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, वो डिसहार्टेंड हो सकते हैं, दे माइट स्टार्ट डिसलाइकिंग द लीडर, क्योंकि उनको एक टाइम के बाद ऐसा लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं इस ऑर्गेनाइजेशन में, हमारा रोल क्या है, हम क्या सिर्फ नौकर ही है, हमें सिर्फ ऑर्डर्स ही इंप्लीमेंट करने, हमारी कोई सही नहीं है क्या। तीसरा क्या हो सकता है कि ये जो है ये ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है, क्योंकि मान लीजिए एक लीडर जो है वो लंबे समय के लिए छुट्टी पर चला जाता है, तो क्योंकि सबऑर्डिनेट्स को तो डिसीजन लेने आते ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की जो स्टेबिलिटी है उसकी जो डिसीजन मेकिंग है वो रुक जाए, और ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं लॉसेस में चली जाए या बंद भी हो सकती है। तो अगर हम इस डिसीजन मेकिंग के डायग्राम की बात करें बच्चों, तो देखिए ए यहाँ पे मैंने लिखा है कि ए इज द लीडर, और बी सी डी जो है वो मैंने फॉलोअर्स बनाया। और लुक एट द एरो को देखिए, एरो सिर्फ डाउनवर्ड है, एंड दैट मतलब एक साइड से ही है, वो भी डाउनवर्ड है। तो कोई, क्योंकि नीचे से बीसीडी जो है वो कोई कम्युनिकेशन ही नहीं कर सकते लीडर के साथ। तो आइए अब इस लीडरशिप स्टाइल को जल्दी से अपन नोट्स में से रीड करते हैं। कम टू पेज नंबर 7.11, अथॉरिटेटिव ऑटोक्रेटिक, और यहाँ पे भी लिख लीजिए तीसरा नाम भी बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। He or she centralizes power in himself. ये इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, he centralizes, हाईलाइट करिए, centralizes power in himself and takes all the decisions without consulting the subordinates. He never delegates authority. तो इसको हाईलाइट कर दीजिए कि ऑटोक्रेटिक लीडर सारी पावर अपने पास रखता है और अपनी अथॉरिटी को कभी भी डेलीगेट नहीं करता। इसके बाद जो सेकंड लाइन है इसको भी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करिए, he or she commands and expects compliance unquestioningly. इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो एक ऑटोक्रेटिक लीडर है वो कमांड करता है, वो ऑर्डर देता है, और ये एक्सपेक्ट करता है कि उसके ऑर्डर को माना जाएगा विदाउट इफ एंड बट, कोई भी क्वेश्चन बिना करे उसके ऑर्डर को माना जाएगा। तो इस लाइन को हाईलाइट करिए, क्योंकि जब हम डेमोक्रेटिक और फ्री रेंज लीडरशिप करेंगे तो तीनों में जब डिफरेंस करेंगे तो इस लाइन को हम यूज करेंगे। आगे चलते हैं। he or she uses coercion. Coercion का क्या मतलब होता है? Coercion का मतलब होता है वो threats and punishments यूज करता है और अपने subordinate से काम निकलवाने के लिए for non-compliance and give rewards for fulfillment of task. He or she assumes that people only work for money and want security. Because of such assumptions about his subordinates, he or she exercises complete control over his सबऑर्डिनेट्स। डायग्राम आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं। मैंने बॉक्स में कुछ लिखा है, ये जो बॉक्स में मैंने लिखा है ये बेसिकली इसके फीचर्स है। तो इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय मैक्सिमम पॉसिबल सेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रिक्ट कंट्रोल, सुपरविजन, यूनिलेटरल मतलब वन साइडेड डिसीजन मेकिंग एंड वन वे कम्युनिकेशन। इट इज अ बॉस सेंटर्ड लीडरशिप। तो बच्चों अगर आपको ये पूरा लीडरशिप स्टाइल लिखने को आ जाए तो आप प्रेजेंट करते वक्त फीचर्स को बुलेट फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे वन साइडेड कम्युनिकेशन, वन वे यूनिलेटरल डिसीजन मेकिंग, स्ट्रिक्ट कंट्रोल एंड सुपरविजन एंड नो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आप ऐसे लिख दोगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाएगी। अब रही बात डायग्राम की, तो आप ये डायग्राम भी बना के आओगे, और जो ये वाला डायग्राम है जिसमें सारे सर्कल्स है, इसका रेलेवेंट पार्ट, इसका सिर्फ ऑटोक्रेटिक वाला पार्ट भी बना के आओगे। तो दो डायग्राम्स हो गए आपके पास हर लीडरशिप स्टाइल के। आगे चलते हैं, सूटेबिलिटी की बात करते हैं। ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल इज सूटेबल इन केस ऑफ अनएजुकेटेड, अंडरलाइन करिए, अनएजुकेटेड, इनडिसिप्लिन्ड एंड अनस्किल्ड वर्कर्स हु आर रिलक्टेंट टू टेक इनिशिएटिव। रिलक्टेंट मतलब जो लेना नहीं चाहते, रेजिस्ट करते हैं, वो रिलक्टेंट टू टेक डिसीजंस एंड हु वांट टू कंप्लीटली डिपेंड अपॉन देयर सुपीरियर्स। However, nowadays autocratic leadership style is becoming less desirable because employees are becoming more and more educated and well organized, and their standard of living is rising. They look for social and egoistic satisfaction from their jobs. अब आगे चलते हैं, एडवांटेजेस की बात करते हैं। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल परमिट्स क्विक डिसीजन मेकिंग। तो अंडरलाइन करिए, हाईलाइट करिए, क्विक डिसीजन मेकिंग, बिकॉज द लीडर नीड नॉट कंसल्ट विद हिज सबऑर्डिनेट्स
एंड दिस लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग हाई प्रोडक्टिविटी व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड। इस लाइन को हाईलाइट करिए, इंपॉर्टेंट मार्क करिए, 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, विच लीडरशिप स्टाइल इज इफेक्टिव इन गेटिंग हाई प्रोडक्टिविटी व्हेन ग्रेट स्पीड इज रिक्वायर्ड, तो आपका आंसर आना चाहिए ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो अंडर ऑटोक्रेटिक लीडरशिप low morale, frustration, conflicts may develop easily among subordinates. Subordinates may, tend to avoid responsibility. They may start disliking the leader as there is no scope for their development. Full potential of the subordinates cannot be realized. Organizational continuity is threatened in the absence of leader because subordinates get no opportunity for self-development. तो ये था हमारा ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब इस वीडियो को हम यहीं पे रोकेंगे। अब हमारे 2 लीडरशिप स्टाइल बचे हैं, एक डेमोक्रेटिक और एक लेजिस्फियर या फ्री रेन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डेमोक्रेटिक और लेजिस्फियर लीडरशिप स्टाइल को डिस्कस करेंगे डिटेल में, और उसके बाद उसी वीडियो में हम तीनों के बीच में डिफरेंसेस करेंगे। इसके साथ हमारा लीडरशिप टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो अब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस पूरे वीडियो को रिवाइंड करिए, लीडरशिप के बारे में पढ़िए, लीडरशिप की फीचर्स पढ़िए, लीडरशिप की डेफिनेशन पढ़िए, फिर लीडरशिप स्टाइल की डेफिनेशन पढ़िए, लीडरशिप स्टाइल किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है वो पढ़िए, और इस ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल को एक बार फिर से रीड करके अच्छे से याद करिए। और जैसे मैं हमेशा कहता हूं, जब तक मेरा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता, स्टे सेफ एंड स्टे एक्साइटेड। बाय बाय।